अगर आपने सबसे पहले 5वें क्वेश्चन का आंसर दिया है और वो आंसर सही है तो कोई ऐसा टीचर नहीं है, कोई ऐसा चेकर नहीं है, कोई ऐसा माइका लाल नहीं है कि तुम्हारे सही आंसर को वो गलत कर दे। कुछ बच्चे इस दुविधा में फंस गए हैं, अरे बिजनेस स्टडीज का 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो मेरे को फ्लो चार्ट बनाना ही बनाना है। ऐसी तैसी में गया फ्लो चार्ट, ऐसी तैसी में गया डायग्राम। तो आप इन मिस्टेक्स को जो मैं बताने आया हूं बहुत केयरफुली एनालाइज करो कि तुम ये मिस्टेक तो नहीं करते। मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में देखा है ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, फिर भी वो अपने एग्जाम के अंदर ब्लंडर करके आ गए और घर में जाके रोने लगे और एक पेपर खराब गया तो परेशान हो गए, उसकी वजह से अगला पेपर भी खराब चला गया और ऐसे फाइनल एग्जामिनेशन का पूरा सिलसिला चौपट हो गया, बोर्ड खराब चले गए। दोस्तों अगर मैं तुम्हें एक दिन पहले बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो जनरली बच्चों से हो जाती है, उस वजह से उनका सारा बोर्ड का पैटर्न चौपट हो जाता है, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको काफी पहले बता दूं। मुझे पता है कि इस टाइम पर तुम सैंपल पेपर लगा रहे हो, इस टाइम पर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप इन मिस्टेक्स को जो मैं बताने आया हूं बहुत केयरफुली एनालाइज करो कि तुम ये मिस्टेक तो नहीं करते, तुम ये गड़बड़ी तो नहीं करते। और एक बार प्रॉपर एनालिसिस हो जाएगा ना, फिर तुम इस पे काम कर लोगे और जो तुम्हारा फाइनल एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर तुम गलती नहीं करके आओगे। तो एक एक करके हम फोकस करते हैं दोस्तों, बहुत छोटी छोटी बातें भी और बहुत बड़ी बड़ी बातें भी तुम्हारे सामने लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा मिथ है सीक्वेंस वाइज अटेम्प्ट। दुनिया में यह बात फैला रखी है भैया, पेपर को अटेम्प्ट करो सीक्वेंस वाइज, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, लगातार ऐसे अटेम्प्ट करो। मैं कहता हूं कोई जरूरी नहीं है। अगर आपने सबसे पहले 5वें क्वेश्चन का आंसर दिया है और वो आंसर सही है तो कोई ऐसा टीचर नहीं है, कोई ऐसा चेकर नहीं है, कोई ऐसा माइका लाल नहीं है कि तुम्हारे सही आंसर को वो गलत कर दे। आप कभी भी अपना आंसर लिखो तो अटेम्प्ट द आंसर एज पर योर एबिलिटी, जैसी तुम्हारी एबिलिटी है। तुम्हें सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं अच्छे से तुम उनको अटेम्प्ट करो। फायदा क्या होगा, जो क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से आते होंगे ना आप उसको कम टाइम में अच्छे से लिख सकते हो। फिर जो तुम्हें क्वेश्चन नहीं आते होंगे उनके बारे में सोचने का तुम्हें अच्छे से टाइम मिल जाएगा और तुम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। लेकिन अगर दोस्तों आपने सीक्वेंस वाइज अटेम्प्ट करने की कोशिश की तो हो सकता है कि शुरू का क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता हो, उसको सोचने में कई बार तुम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो और धीरे धीरे देखते हो कि यार पेपर के अंदर टाइम वेस्ट बहुत हो गया है और मेरे को जो क्वेश्चन के आंसर लिखने थे जल्दी जल्दी हम नहीं लिख पाए हैं। फिर मामला गड़बड़ा जाता है और फट 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 लिखने के अंदर पेपर की स्पीड बड़ी तेज हो जाती है और आंसर की क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है। पहली मिस्टेक, इसको ध्यान रखना। दूसरी मिस्टेक मैं बताता हूं, टू मच एक्सप्लेन्ड। अब मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सुनो भाई साहब। एक स्टूडेंट था मेरे शुरुआती फेज में, जब मैंने अपना टीचिंग करियर शुरू किया 2010 में, तो मैं उसको होम ट्यूशन पढ़ाता था। वो हर बार इकोनॉमिक्स में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेकर आता था, हर बार फुल मार्क्स लेकर आता था। उस टाइम 12th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स होती थी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का एक जबरदस्त टॉपिक था, वो बार बार पेपर में आता ही था, उसको पता था वो आएगा। अब जब पेपर में देखा तो उसने सबसे पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया और दोस्त उसको इतना एक्सप्लेन कर दिया, उसमें डायग्राम भी बना दिया, टेबल भी बना दी, पूरे पूरे एक्सप्लेन कर दिया कि उसने मात्र एक 6 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 40 मिनट में। जब उसने उस क्वेश्चन का आंसर लिख लिया तब उसने घड़ी में टाइम देखा, ओ तेरे की, उसने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है। फिर उसका पेपर भी कंप्लीट नहीं हुआ। जो बच्चा 100 में से 100 नंबर ला सकता था उसके पूरे नंबर नहीं आए, बहुत पेपर छूट गया था उसका। तो उसका ये रिग्रेट था। उससे तुम भी कुछ सीखो, मैं बच्चों को सिखाता भी हूं कि यार किसी भी आंसर को टू मच एक्सप्लेन नहीं करना है। और कई बार तो इंस्ट्रक्शन लिखी होती है क्वेश्चन पेपर में कि 6 नंबर का आंसर है भैया, 100 से लेकर 180 शब्दों के बीच में होना चाहिए। अवॉइड करो इस लिमिट को। जितना सही आंसर है आप उतना सही लिख कर आओ, टीचर आपको पूरे नंबर देगा। तो मैं बोलता हूं राइट एज पर द नीड, जो भी नीड है, जो भी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप अपना आंसर लिखो। हो सके तो दोस्तों पॉइंट वाइज आंसर लिखना, अवॉइड पैराग्राफ। जब आप पैराग्राफ में स्टोरी फॉर्मेट में अपना आंसर लिखते हो ना तो उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ऑलरेडी, लेकिन जो चेकर होता है वो सारे पॉइंट्स को ढूंढ नहीं पाता, जल्दबाजी के अंदर बहुत सारे पेपर उसको चेक करने होते हैं, तो तुम्हारे कुछ पॉइंट्स मिस हो जाते हैं और दोस्त तुम्हारे वो नंबर कम हो जाते हैं। तो पैराग्राफ वाला जो आंसर है वो इतना अट्रैक्टिव भी नहीं होता जितना पॉइंट वाइज होता है, राइट? हाँ जी। और मैं बोलता हूं डू नॉट डबल आंसर, यानी दो दो बार किसी क्वेश्चन का आंसर मत दो, टीचर को उल्लू मत बनाओ। टीचर बहुत शाणे होते हैं। जो तुम्हारा फाइनल पेपर चेक होता है तो जब तुम्हारी शीट टीचर चेक कर रहा होता है ना तो उसके साथ में एक और शीट लिखी होती है, रखी होती है एक शीट, उसमें टीचर प्रॉपर मार्किंग कर रहा होता है कि बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, ये वाला अटेम्प्ट कर लिया, ये वाला अटेम्प्ट कर लिया। अगर तुमने एक क्वेश्चन का आंसर 2 बार लिखा होगा इस चक्कर में कि दोनों जगह तुम्हें नंबर मिल जाएंगे तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। टीचर तुम्हें नंबर तो देगा लेकिन सिर्फ पहले आंसर में,
जो आंसर तुमने पहली बार अटेम्प्ट किया होगा, चाहे वो गलत हो, चाहे वो सही हो, चाहे वो कैसा भी हो, उसमें ही नंबर मिलेंगे। रिपीट में तुमने अटेम्प्ट कर दिया वो या उसका और वाला पोर्शन, तो टीचर उसको पूरा काट देगा बिना पढ़े। तो कई बार बच्चे क्या कहते हैं, यार मैंने पहली बार लिखा था वो थोड़ा गलत लिख दिया था, दूसरी बार ज्यादा सही लिख देता हूं, तो ज्यादा सही वाले में टीचर नंबर दे देगा। नहीं, कोई रहम नहीं है यहां पर, पूरा प्रॉपर बिना पढ़े काटेगा, आप ध्यान रखना। और कई बच्चे सोचते हैं मैं दो दो बार लिख दूंगा मेरे डबल डबल नंबर आ जाएंगे। हो सकता है तुम्हारे स्कूल में आ गए हो, क्योंकि स्कूल के अंदर वो पैटर्न नहीं होता ना, वो सिस्टम रखा नहीं होता सामने। लेकिन दोस्तों बोर्ड में कभी नहीं आएंगे, बोर्ड में डबल डबल नंबर कभी भी आपको नहीं मिलेंगे। अब मैं बोलूंगा आपसे, सब्जेक्ट वाइज केयर रखनी बहुत जरूरी है आपको अपने। जैसे कि मैं बोलूं भैया कॉमर्स के बच्चे मेरे पास, तो बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी की मैं बात करूं, तो हर एक पेपर में कुछ आपको अलग से केयर रखनी पड़ती है। जैसे कि मैं बोलूं कि बिजनेस स्टडीज का जब तुम आंसर लिख रहे हो तो जहां जहां हो सके वहां वहां फ्लो चार्ट बनाओ, अट्रैक्टिव डायग्राम्स बनाओ। अब क्या है ना, कुछ बच्चे इस दुविधा में फंस गए हैं, अरे बिजनेस स्टडीज का 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो मेरे को फ्लो चार्ट बनाना ही बनाना है। ऐसी तैसी में गया फ्लो चार्ट, ऐसी तैसी में गया डायग्राम। अगर तुम्हें 6 नंबर के क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर आता है, टू द पॉइंट आंसर आता है, और आप टू द पॉइंट लिखकर आए हो, कोई माइका लाल नहीं जो तुम्हारे नंबर काट ले, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। जब बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज होता है ना, उसको लगता है यार हो सकता है टीचर मेरे यहां पर नंबर काट ले, तो आप डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, उससे आपका आंसर थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है, प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो टीचर को जहां लगता था कि 6 में से इसको 5 नंबर देता, 5.5 देता, वहां तुम्हें फुल आउट ऑफ फुल टीचर दे सकता है, क्योंकि तुमने मेहनत की है अपने आंसर पे। इसलिए टीचर जो पढ़ाते हैं वो शुरुआत से यही बताते हैं कि भैया फ्लो चार्ट बनाओ, अट्रैक्टिव डायग्राम्स बनाओ। लेकिन दोस्तों जिस बच्चे को पूरा कॉन्फिडेंस है उसको ऐसा कुछ रायता फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ टाइम। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, जब मेरे को पता है मेरे 6 के 6 पॉइंट ओके हैं, इसको कोई काट ही नहीं सकता, मैंने प्रॉपर एनसीईआरटी फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, तो नंबर ही नहीं कटेंगे, क्यों फिर फ्लो चार्ट बनाने में टाइम वेस्ट करना। लेकिन दोस्तों अब टीचर जो पढ़ाते हैं ना, वो ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं जिनके 100 में से 100 नंबर आ रहे हो। टीचर पढ़ाते हैं सबको, और सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो इसलिए जनरली टीचर्स गाइड करते हैं कि मेक श्योर दैट जहां पर पॉसिबल हो अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा दिखाने के लिए आप फ्लो चार्ट और अट्रैक्टिव डायग्राम बनाओ, राइट। तो बना देना आप भी, क्योंकि 100% कॉन्फिडेंस लेके कोई बच्चा, मुझे लगता नहीं कि ऐसे डंके की चोट पे कह दे कि हाँ भाई अब काट के दिखा नंबर। तो ऐसे बहुत रेयर केस होते होंगे, लेकिन तुम समझ सकते हो, बना देना। इकोनॉमिक्स में डायग्राम और टेबल जब भी बनाओ तो उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर दो। अगर डायग्राम टेबल बना रहे हो, मान लो जी आपसे एक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें डायग्राम पूछा हुआ है, आपने डायग्राम बनाया, उसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो टीचर आपको डायग्राम के नंबर नहीं देगा। तो डायग्राम एक्सप्लेन करना है, चाहे टूटी फूटी लैंग्वेज में कर दो, इंग्लिश आपकी ओके रिपोर्ट है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता, आप डायग्राम को एक्सप्लेन जरूर करके आओ। अगर आपसे टेबल पूछी है तो टेबल को एक्सप्लेन जरूर करके आओ। अगर दोस्त सीधा क्वेश्चन आया है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन 6 नंबर में, ना टेबल पूछा ना डायग्राम पूछा, तो आप वहां पर टेबल या डायग्राम दोनों में से एक बना के आओ, दोनों मत बना के आओ, पूरी पृष्ठभूमि मत भर दो, राइट। डायग्राम ज्यादा प्रेफरेबल होता है, राइट। चलो भैया अकाउंट्स के अंदर बात करते हैं। दोस्तों अकाउंट्स के अंदर मैंने दुनिया जहान के अंदर आज तक सबसे बड़ी मिस्टेक्स बच्चों की देखी है, वो कैलकुलेशन का ब्लंडर करते हैं। तो भाई साहब आपसे कहता हूं कैलकुलेशन को एक बार रीचेक कर लो, जो भी दोनों साइड्स हैं आपकी, चाहे 11th क्लास के अंदर बच्चा अपनी पैटी कैश बुक बना रहा है, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर रहा है, या फिर वो लेजर वगैरह बना रहा है, अपनी कैलकुलेशन को चेक करो। 12th क्लास में फाइनल अकाउंट हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हो, कुछ भी हो, दोनों साइड प्रॉपर कैलकुलेशन को चेक कर लो एक बारी, क्योंकि हल्की सी मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन की तो तुम्हारा काम खराब कर सकती है। और मेक श्योर दैट जो आपके वर्किंग नोट्स हैं वो प्रॉपर हो, खिचड़ी ना पकाई हो, कई गुच्चड़ मुच्चड़ मार देते हैं कई बच्चे, वो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्लियर कट अच्छे वर्किंग नोट्स होने चाहिए बढ़िया तरीके से, राइट। हाँ जी आगे चलते हैं और धीरे धीरे बात करते हैं। अगली मिस्टेक है ये मॉनिटर करने की टाइमिंग को। कई बार बच्चे पेपर लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कितना टाइम बीत गया और कितना टाइम बचा है। दोस्तों हमें हमेशा कुछ कुछ देर बाद 3 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद, शॉर्ट और लॉन्ग वाले आंसर बोल रहा हूं, एमसीक्यू नहीं बोल रहा, 3 से 4 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद हमेशा टाइम देखना चाहिए भैया कितना हो गया कितना बचा है, ताकि उस हिसाब से हम अपने आंसर को मैनेज करें, राइट। हमेशा तो यूज द वॉच, तुम्हारे पास एक घड़ी होनी चाहिए। कभी कभार एग्जाम के अंदर ना वो स्मार्ट वॉच लेकर जाने नहीं देते अंदर, डिजिटल वॉच ऐसे वाली वॉच लेकर जाने नहीं देते। तो दोस्त एक एनालॉग वॉच होनी चाहिए, नॉर्मल वाली वॉच जिसमें 3 सुइयां होती है, वो वाली वॉच है ना, अपने पास रखो, टाइमिंग मॉनिटर होती रहेगी आपकी, राइट। और हाँ अकाउंट्स के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आप अभी भी यूज मत करो और एग्जाम में भी लेके मत जाना, ये मैंने क्लियर भी कर दिया। हाँ जी ब्लैंक स्पेस का ब्लंडर देखो कई बार बच्चे करते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं भैया मुझे सीक्वेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है,
तो मैं पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूं, मुझे आता है, दूसरा नहीं आता तो दूसरे के लिए स्पेस छोड़ देता हूं, फिर तीसरा करता हूं, चौथा करता हूं, पांचवा करता हूं, और फिर एट द एंड वो देखता है दूसरा मुझे आता ही नहीं था तो दूसरा मैं अटेम्प्ट करूं ही ना। तो आप एक बात ध्यान रखना, अगर आपने कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्ट छोड़ा है तो पक्का उसमें 0 नंबर है, पक्की गारंटी है ना 0 नंबर मिलेंगे मेरे दोस्त। तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओ, क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट मत छोड़ो, कुछ ना कुछ लिख के आओ। तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारी स्किल कहीं ना कहीं हो सकता है काम में आ जाएगी, तुम्हें चांसेस है कि वहां पर नंबर मिल सकते हैं, 0 से तो बढ़िया ही है। तो आप पेपर को छोड़ के मत आओ, लिख कर आओ। जब भी आप अपना आंसर लिखोगे, मान लो जी आपने एक क्वेश्चन का आंसर पूरा लिख दिया, तो उसके नीचे 2 से 3 लाइन का स्पेस छोड़ो। अगर आप स्पेस नहीं छोड़ते हो ना लाइंस के बीच में, तो कई बार सारे आंसर चिपके चिपके हो जाते हैं और कोई कोई आपका आंसर अनचेक्ड रह जाता है। अनचेक्ड में फिर आपको नंबर नहीं मिलते, फिर मार्कशीट में बुरा बुरा आता है, फिर तुम कहते हो यार रिवैल्यूएशन रीचेकिंग करानी पड़ेगी, फिर वो रोना अलग ही हो जाता है। और सबसे बड़ी मिस्टेक मैं बोलूंगा भाई, बच्चे रिव्यू नहीं करते। रिव्यू पता है कब करते हैं? घर पे आके, अरे यार ये कर लिया, ये छूट गया, ओ माय गॉड इसका तो आंसर ये लिखना था, गड़बड़ी कर देते हैं। रिव्यू करो अपने पेपर को, फॉलो अप लो, गो थ्रू करो भैया। आखिरी में अपने 5-10 मिनट बचाओ जिसके अंदर आप पेपर को गो थ्रू करोगे, और वहां पर देखना आप जब आप पेपर को गो थ्रू कर रहे हो ना, तो अपने आंसर को कुछ इस तरीके से चेक करना सबसे पहले कि आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख दिए हो, पहली बात। दूसरी बात, आपने हर एक क्वेश्चन का सफिशिएंट आंसर लिखा हो, जितना पूछा गया है उतना। अगर न्यूमेरिकल पोर्शन है तो मेक श्योर दैट कि आपने फॉर्मूलाज वहां पर मेंशन किए हो। भाई फॉर्मूला लिखते हो, फॉर्मूला के नंबर होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे बिजनेस स्टडीज का वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का 12th क्लास वाला क्वेश्चन हो, वहां पर भी फॉर्मूला का न्यूमेरिकल एक बनता ही बनता है, राइट। और ये सारी बातें तुम्हारे दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी लागू है। भाई साहब फॉर्मूला तो तुम मैथमेटिक्स में भी देखोगे कि प्रॉपर फॉर्मूला लिख के स्टेप बाय स्टेप आप अपना आंसर लिख रहे हो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, आपको सारे स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। यही मैथ्स में चलता है, यही इंग्लिश में चलता है, और यही आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में चलता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैंने शुरू में आपको दिखाया था भाई साहब, एक पॉइंट लिखा हुआ था कि आजकल एग्जाम में आ रहे हैं केस स्टडीज और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। पिक्चर मतलब इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, तो इसका आपको खास ख्याल रखना है। केस स्टडी क्या होता है ना, जनरली केस स्टडी आसान मानी जाती है। क्यों आसान मानी जाती है भाई? मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, अकाउंटेंसी की, या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट की, जहां पर केस स्टडी पेपर में आ रही है बिजनेस स्टडीज में, तो एक पैराग्राफ लिखा होता है, उस पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नीचे पूछे होते हैं। तो दोस्त आप पैराग्राफ बाद में पढ़ना, पहले अपने क्वेश्चंस पढ़ना। जब आप क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे को पैराग्राफ कहां से पढ़ना है, क्योंकि बड़ा बड़ा ही लिखा होता है। जब क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने होता है तो तुम उसी वर्ड को हिट करते हो जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। क्वेश्चन के अंदर मेंशन वर्ड है, किसी चीज की डेफिनेशन पूछिए, किसी का मीनिंग पूछा है, किसी की लिमिटेशन पूछिए, किसी के एडवांटेज पूछे, तो आप पैराग्राफ में वहीं जाओगे, तो आपका टाइम बचेगा। कुछ बच्चे पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, अबे यार टाइम वेस्ट कर देते हैं, राइट। अब बिजनेस स्टडीज के अंदर तो केस स्टडीज ज्यादा आती हैं, तो उसका आपको खास तौर पर ख्याल रखना है। आप एक स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। अगर आपसे केस स्टडीज और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्रैक नहीं होते, तो आप इनको बाद में अटेम्प्ट कर लो। सबसे पहले अटेम्प्ट करो वो क्वेश्चन जो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, राइट। तो भाई मैंने आपको ये कुछ मिस्टेक्स बताई हैं जो बच्चे जनरली कर देते हैं। इसके अलावा छोटी मोटी मिस्टेक है, एग्जाम के अंदर जाते हैं तो अपना एडमिट कार्ड नहीं लेके जाते। तो मेक श्योर दैट कि तुमने प्रॉपर एडमिट कार्ड, प्रॉपर स्टेशनरी, प्रॉपर बोर्ड ले लिया हो। भाई जिस पे अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में, बोर्ड है ना, बोर्ड, कार्ड बोर्ड जो होता है या प्लास्टिक बोर्ड जो भी होता है, वो आपके पास हो, पानी की बोतल हो, घड़ी हो, जो भी सफिशिएंट चीजें हैं, पेंसिल, रबड़ प्रकार, फुट्टा, सब कुछ तुम्हारे पास हो, ये गारंटी लेना। और अभी अगर तुम बोर्ड के पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हो या 11th क्लास में फाइनल एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो भाई इन सब चीजों का ध्यान रखो और टाइम नोट कर करके अपने टेस्ट दो। अगर ये चीजें मैं बाद में बताता तो फिर बाद में नहीं कर पाते तुम ठीक। अभी बताया, अभी ठीक करो। और जो तुम्हारी दिक्कत, डाउट, परेशानी है, कमेंट सेक्शन खाली है, लिखो कि तुम्हें किस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए, अभी तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक, हमेशा आपकी सेवाओं में सदैव तत्पर, कॉमर्स वाला तत्पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।